खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज बेहद खास विषय पे हम चर्चा करेंगे। वो जो विषय है सीधे आपके दिल से जुड़ा हुआ है। दिल का ध्यान बहुत ज्यादा रखना चाहिए और आज हर जगह इसी को लेकर चर्चा की जा रही है। अब देखा यह भी जा रहा है कि भारत में तेजी से हृदय संबंधी जो मरीज हैं उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। दो वरिष्ठ विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं। नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर निखिल चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अंकित माथुर, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। इस विषय की शुरुआत करते हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल बदली है, इस तरह के जो रोगी सामने आते हैं उसमें अब एज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। हम पहले चर्चा करते थे कि कोई बहुत ज़्यादा एजेड व्यक्ति होता है, वृद्ध व्यक्ति होता है, उसको हार्ट अटैक होता था या हृदय संबंधी कोई भी दूसरी बीमारी हो जाती थी। आज हर एज ग्रुप के व्यक्ति को ये हो रहा है। क्या कारण है? मेनली जो कारण है वो जो पुराने कारण थे वो तो है, लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, पर उसके साथ अब जो जीवन शैली में परिवर्तन है वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा होने लगा है। आज हम घर का खाना नहीं खाते हैं, काम में हमारा सारा समय व्यतीत होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लाइफ स्टाइल में। सुबह 8 से रात के 8 बजे तक यू आर रनिंग आफ्टर कोई एक आपका जो गोल सेट है उसको अचीव करने के लिए, वो चाहे अचीवेबल हो चाहे नहीं हो। आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जिसकी वजह से ये चीज अब यंगर एज ग्रुप में आने लगी है। मोर देन दिस, जो पूरे एशियन रेस है वो प्रोबेबली कुछ हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, कुछ हमारी जेनेटिक्स की जो मेकअप है उस वजह से भी जो है हमें बहुत जल्दी आ रही है, दूसरों से 10 साल पहले बीमारी आ रही है और काफी सीवियर भी होती है। आपसे जानना चाहते हैं कि इसके शुरुआती लक्षण जो होते हैं उसको समझे कैसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी एज ग्रुप का हो, उसको अगर ये दिक्कत हो रही है, वो अटैक हो या उससे जुड़ी हुई कोई भी दूसरी शिकायत हो, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, किस तरह के सिम्टम्स बॉडी आपको देती है? ठीक है, तो आशुतोष जी, इसमें मैं बात करूंगा, अपन हार्ट की बीमारी की बात करते हैं तो हृदय की कई तरह की बीमारियां होती है और जैसे अंकित जी ने बताया उनमें से सबसे प्रमुख बीमारी है जो हृदयाघात की बीमारी है या हार्ट अटैक की बीमारी है, जिसके अंदर दिल की नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और जिसकी वजह से दिल को खून नहीं मिलता। और ये जैसे एज ऑफ प्रेजेंटेशन आजकल बहुत ओल्ड एज में नहीं होता, यंग एज में भी हो रहा है इस तरीके से प्रॉब्लम जो होती है। तो इसमें दो स्वरूप होते हैं। एक तो चीज होती है जिसको बोलते हैं हम क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, जिसमें ये जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है और एक सिग्निफिकेंट लिमिट के ऊपर आने पे पेशेंट को सिम्टम आने लगते हैं। और ज्यादातर आम धारणा यही है कि हर जो भी ब्लॉकेज के सिम्टम यही होते हैं कि चेस्ट में पेन होना, बट चेस्ट में पेन होना सिर्फ एक सिम्टम है। ये जो चेस्ट पेन होता है हार्ट के ब्लॉकेज की वजह से, ये भी माना जाता है कि लेफ्ट साइड में नहीं है। तो इसमें कुछ धारणाएं ऐसी हैं जो गलत है। तो जो हार्ट की ब्लॉकेज का पेन है वो सेंटर ऑफ चेस्ट में हो सकता है, जबड़े से लेकर नाभि के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाएं हाथ में वो दर्द जाएगा, दाएं हाथ के अंदर या दोनों कंधों के अंदर जो दर्द होता जाता है वो भी हार्ट का पेन होता है। स्पेशल बात यह है कि हार्ट का पेन होता है वो एक्सर्शन से बढ़ता है, कि कोई भी अगर अपने नॉर्मल एक्टिविटी से ज्यादा एक्सर्शन कर रहा है, सीढ़ियां चढ़ने में या ज्यादा दूर चलने में, लंबी दूरी चढ़ने पे या वजन उठा के चलने के अंदर इस तरीके के सिम्टम आने लगते हैं, जैसे चेस्ट पेन हुआ। दूसरा जो कार्डिनल सिम्टम होता है वो होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस फूलना। तो कई पेशेंट, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें चेस्ट पेन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, सांस फूलने के लक्षण ज्यादा होते हैं। और हार्ट के जो मेन लक्षण, अलग जो 4 लक्षण हम बोलते हैं, उनके अंदर तीसरी चीज होती है दिल की धड़कन। तो पैल्पिटेशन, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में पैल्पिटेशन बोलते हैं, जिसमें दिल की धड़कन को आपको महसूस होने लगती है कि मुझे धड़कन हो रही है। तो बैठे बैठे या बहुत कम एक्सर्शन पे दिल की धड़कन महसूस होना, ये भी हार्ट के लक्षण होते हैं। और चौथी चीज होती है फैटीग, यानी थकान। तो बहुत जल्दी थकान आने लगती है हार्ट के पेशेंट को। ये सिम्टम्स मैं बोलूंगा जो ब्लॉकेज वाले पेशेंट है। दूसरी कैटेगरी होती है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, यानी जो बच्चा पैदा होते ही जिसको हार्ट के लक्षण होते हैं। तो ये जो चीज होती है ये दिल में किसी छेद की वजह से होती है या दिल के अंदर कोई नसें गलत जुड़ जाती हैं तो इसके अंदर होते हैं। और इसमें 2 प्रमुख होते हैं। इसमें एक में तो बच्चा नीला पड़ता है और दूसरे में बच्चा नीला नहीं पड़ता, उसमें उसको बहुत छोटी उम्र के अंदर ही उसको बहुत बार बार निमोनिया होने लगता है। तो ये बच्चों के लक्षण होते हैं। और थर्ड कैटेगरी होती है जिसको इंडिया के अंदर वैल्वुलर हार्ट डिजीज। वैल्वुलर हार्ट डिजीज यानी जो दिल के अंदर वॉल्व्स हैं जो खून के नियंत्रण को संचालित रखते हैं, उन वॉल्व्स के अंदर बीमारी होती है।
और इसमें लक्षण ज्यादा सिम्टम्स होते हैं सांस फूलने के। पेशेंट को सीधे लेटने में सांस फूलने लगता है, जरा सा काम करने पे सांस फूलने लगता है, और जो सबसे बड़ा प्रारूप होता है उसका रूमेटिक हार्ट डिजीज, उसमें पेशेंट को साथ में जोड़ों में दर्द भी होता है, जोड़ों में सूजन भी आती है। तो ये प्रमुख हार्ट की बीमारी के लक्षण है। इसी से जुड़ा सर, अब आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि बहुत सारी भ्रांतियां होती है जब किसी भी व्यक्ति को इस तरह की दिक्कत होती है, या तो ब्लॉकेज हो या उससे संबंधी कोई दूसरी शिकायत हो, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, बहुत सारी सर्जरीज, उनको अलग अलग तरह की सलाह दी जाती है। तो क्या सही ट्रीटमेंट होता है वो जब डॉक्टर तक पहुंचे, या उसके लिए क्या सही एडवाइस होगी अगर इस तरह की दिक्कत सामने आती है? तो देखिए, अगर लक्षण बहुत पहले पकड़ में आ जाते हैं किसी भी बीमारी के, तो मेडिकल साइंस में हर चीज का एक इंडिकेशन है, एक टाइमिंग है। किसी बीमारी के में कब हमें कुछ सर्जिकली या कि कुछ इंटरवेंशन जिसको बोले, जैसे कि स्टेंट्स डालना है या कुछ भी करना है, उसके इंडिकेशंस बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड हैं, हमारे को गाइडलाइंस क्लियरली मेंशन्ड है। अर्ली स्टेजेस में अगर कोई बीमारी पकड़ में आ जाती है तो एक लेवल तक हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। एक लेवल के बियॉन्ड जब पेशेंट जाने लगता है, चाहे उसके सिम्टम्स वर्स हो जाए, जैसे कि उसका जरा सा चलने पे सांस फूल रहा है, या वो हार्ट फेलियर में चलने लग जाए, या कि उसका हार्ट डैमेज होने लग जाए, जो कि प्रोग्रेसिव इकोज हमें बताते हैं, तो एक पर्टिकुलर लिमिट क्रॉस होने के बाद हम उनको फिर या तो इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स जो होता है वो कहते हैं, जैसे कि या तो स्टेंट डलना है, या बाईपास होनी है, या वाल्व चेंज होना है। तो इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो अलग अलग सर्जरीज के लिए अलग अलग होती हैं, और जो ट्रीटमेंट है वो उसमें मेडिकल एंड सर्जिकल, या आप ये माने कार्डियोलॉजी जो करेगा स्टेंट्स या बलून से, प्लस सर्जिकल जो करेंगे, उसके जो दोनों सर्कल्स हैं वो इंटरैक्ट करते हैं आपस में। कुछ जोन्स बिल्कुल उनके हैं, कुछ जोन बिल्कुल हमारे हैं, और कुछ जगहों पे जोन मिक्स्ड है। सर, नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जब भी कोई पेशेंट इस तरह का हॉस्पिटल पहुंचता है तो किस तरह का प्रोसीजर रहता है, किस तरह का प्रोटोकॉल होता है जो हॉस्पिटल की तरफ से अपनाया जाता है? क्या कुछ प्रोसीजर रहता है? इसमें हम अगर बात करते हैं कि हार्ट का पेशेंट हमारे पास कैसे आता है, तो दो तरीके हैं, एक तो ओपीडी में, दूसरा इमरजेंसी में। तो हार्ट अटैक जो पेशेंट होता है वो इमरजेंसी में आता है, और उसमें लक्षण जैसे हैं कि पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, या फिर हाथ पैर ठंडे हो गए, पसीने आ गए, या बेहोश हो गया कहीं पे, और ऐसा पेशेंट अगर इमरजेंसी में आता है तो इमरजेंसी में तुरंत इस प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ईसीजी जो एक टेस्ट है, जो सबसे साधारण टेस्ट है, अगर किसी को भी इस तरीके के लक्षण है उसको तुरंत आसपास के हॉस्पिटल में जाके अपना ईसीजी कराना चाहिए। और ईसीजी काफी हद तक इस जो प्रारंभिक बीमारियां होती हैं उसको पकड़ लेता है, और हार्ट अटैक तो डेफिनेटली ईसीजी में पकड़ में आ जाता है। इसके बाद कुछ ब्लड के टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें ट्रोपोनिन और CPK-MB टेस्ट होते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि पेशेंट कोई हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। और अगर कोई वाकई में हार्ट अटैक का पेशेंट होता है तो उसके अंदर बहुत जरूरी है कि जो दिल के अंदर ब्लॉकेज आया है उस ब्लॉकेज को जितना जल्दी से जल्दी खोला जाए उतना ज्यादा फायदा होता है। इमीडिएट फायदा होता है कि जान बचती है पेशेंट की, और लॉन्ग टर्म फायदा होता है कि उसका दिल कमजोर होने से बच जाता है। तो ऐसे पेशेंट को फिर हम एंजियोग्राफी करते हैं, और एंजियोग्राफी करके चेक करते हैं कि दिल की नसों में कितना ब्लॉकेज है, और फिर फाइनल डिसीजन बनता है कि ये पेशेंट है, इसको हम मेडिकली मैनेज कर सकते हैं, स्टेंट की आवश्यकता है, या फिर डॉक्टर अंकित के पास भेजना है बाईपास के लिए। तो ये बात हुई इमरजेंसी की। ओपीडी में जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनके दो क्लासेस तो हो गए। तो एक चीज है जिसमें हम पेशेंट एंजाइना का पेन लेके आता है, उसमें अगेन एक बार हम मेडिकली ट्रीट करके, और अगर इनफैक्ट अगर एंजियोग्राफी की जरूरत है एंजियोग्राफी करके हमें ये डिसीजन लेना होता है कि इस पेशेंट को 3 कैटेगरी ऑफ ट्रीटमेंट में किसमें फिट हो। मेडिकली पेशेंट अगर अच्छा करते हैं तो रेगुलर ओपीडी फॉलोअप में रहते हैं। कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है कि ये पेशेंट को क्या किया जाए, एंजियोप्लास्टी हो सकती है या बाईपास हो सकता है। ऑल्दो जैसे डॉक्टर अंकित ने कहा क्लियर कट इंडिकेशंस हैं दोनों चीजों के, बट एक ग्रे जोन जरूर होता है जिसमें ओवरलैप होता है। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें हार्ट वीकनेस है, उसमें शायद बाईपास नहीं हो पाए, स्टेंट ज्यादा अच्छे से लग जाए। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें बीमारी बहुत लंबी होती है, या चूना या कैल्शियम की बीमारी ज्यादा होती है, तो उसमें हम बाईपास प्रेफर करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत से कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका पास्ट हिस्ट्री रहती है, उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट लिया लेकिन दोबारा से उनको किसी तरह की दिक्कत हो जाती है। मेडिकल साइंस ने तेजी से तरक्की की है, बहुत सारी नई टेक्निक्स हैं जो आ रही हैं, तो ऐसे पेशेंट्स का कौन सी ऐसी नई तकनीक है जिनसे ट्रीटमेंट संभव है, और क्या उनके लिए कोई होप है? देखिए, जिनको पहले ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है और अगर किसी कारण से वापस से प्रॉब्लम हो गई है, ये जनरली पेशेंट्स 2 तरह के होते हैं।
वाल्व के पेशेंट्स होते हैं जिनके कि बहुत सालों साल कई बार वाल्व चलते रहते हैं, पर उसके बाद फिर कभी कभी जो है उसमें जो है रुकावट आ जाती है, जो कि दवाइयों से फिर ट्रीटेबल नहीं रहती, वापस से ऑपरेशन करना पड़ता है। सिमिलरली बाईपास के कुछ मरीजों में ऐसे अवरुद्ध हो जाता है, वापस से स्टेंट, वापस से ये ग्राफ्ट बंद हो जाते हैं। प्रेफरेबल हमारा यही रहता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम कार्डियोलॉजिस्ट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बीच में स्टेंट्स प्लेस कर दिए जाएंगे। रीडू कोरोनरी वापस से करना थोड़ा डिफिकल्ट बॉल गेम होता है, बट कुछ बच्चे होते हैं जिनमें कि हमने पहले एक ऑपरेशन किया होता है और वापस से ऑपरेशन की जरूरत होती है। बच्चों में कई स्टेजेस में सर्जरीज होती है, तो ये जो रीडू सर्जरी है ये इसको हम नारायणा में काफ़ी स्पेशलाइज करते हैं और हमने इस पर काफ़ी मेहनत करी और हमने इसको एक रूटीन प्रोग्राम की तरह डाला है, क्योंकि अब हमारे इतने साल जो एक्सपीरियंस के रहे, जो हमने इनिशियल सर्जरीज कभी कभी करी हैं, उनमें से कुछ जो है पेशेंट्स को कभी कभी प्रॉब्लम होती है। सो विद लॉन्ग फॉलोअप और बल्क फॉलोअप में पेशेंट्स के जो है अगर 1% या 2% भी अगर कन्वर्जन रेट है रीडू सर्जरी के लिए, तो वी हैव मास्टर्ड इट। हम लोगों ने इस पे रीडू सर्जरी में वी आर नॉट हेजिडेंट। हम लोगों ने इसके प्रोटोकॉल्स डिफाइन करे, क्या क्या इसमें प्रिकॉशंस रखने हैं, सीटी स्कैन्स चाहिए, क्या देखना है हार्ट में, वापस सेकेंड टाइम अंदर जाने में हार्ट जो है बोन से चिपका हुआ होता है, सो ये बोन को ओपन करना अपने आप में 1 घंटे का काम होता है। यहीं पे पेशेंट की सेफ्टी हम लोग इंश्योर करते हैं कि ये, सो दिस इज ऑल ट्रेनिंग अगेन एंड अगेन डूइंग। तो ये रीडू प्रोग्राम जो है हमने नारायणा में बड़ी मुश्किल से और मेहनत से स्टैब्लिश किया, पर अब हम बहुत फ्रिक्वेंटली जो है पेशेंट हमसे दूर दूर से रीडू सर्जरीज कराने आते हैं। चलिए इस चर्चा को जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। लॉकडाउन हुआ तो लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इन हालात में भी राजस्थान सरकार सबको खाना और छत उपलब्ध कराने के संकल्प पर अडिग रही। अब वक्त था हर हाथ को काम और काम का पूरा दाम देने का। इसका जरिया बना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा, जिसके तहत इस साल 12 जून तक रिकॉर्ड करीब 53 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया। इसके साथ ही मनरेगा के तहत रोजगार देने में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 राज्य बन गया। खास बात ये है कि ये आंकड़े इस वित्त वर्ष के सिर्फ 2.25 महीने के हैं। इसमें बड़ी संख्या में वो लोग शामिल हैं जो अलग अलग राज्यों में काम करते थे और बेरोजगार होने पर भुखमरी के डर से अपने प्रदेश लौटे थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस बुरे वक्त में गहलोत सरकार उनका साथ देगी और सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी। न सिर्फ गरीबों को काम दिया बल्कि उनका स्वाभिमान भी वापस लौटाया। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। निखिल सर, आपसे जानना चाहेंगे, कोई भी पेशेंट जब आपके पास पहुंचता है नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जब वो आता है तो स्टंट को लेके बहुत सारे उनके मन में क्वेश्चंस होते हैं कि उसकी सही पोजीशन क्या है, मतलब उसका सही टाइमिंग क्या रहेगा, किस टाइम डलना चाहिए, किस पेशेंट को डलना चाहिए, नहीं डलना चाहिए, तो उसकी किस तरह से उसकी काउंसलिंग होती है और किन पेशेंट्स को वाकई में स्टंट की जरूरत होती है और किनको नॉर्मली दवाइयों से भी ठीक किया जा सकता है। ऐसा है कि अगर पेशेंट हार्ट अटैक का पेशेंट है जिसको इमरजेंसी में आ रहा है, उसके अंदर विदाउट डाउट देखा गया है कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी यानी तुरंत पेशेंट एंजियोग्राफी करके और उसमें अगर जो भी नस आर्टरी 100% ब्लॉक है उसको खोलना, जिसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो इससे पेशेंट की लाइफ बचती है और लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो हार्ट अटैक का पेशेंट है उसमें विदाउट डाउट ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें बाईपास सर्जरी तुरंत करना बहुत जोखिम भरा होता है और ऐसे में स्टेंट से हम पेशेंट की जिंदगी बचाते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी है कि इसमें आप ज्यादा देर नहीं करें। अगर आपका डॉक्टर अटैक के पेशेंट में एडवाइस कर रहा है कि आपको स्टेंट डलवाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत टाइम है, आप 2-4 जगह जाके राय ले सकते हैं। ऐसे में आपको अपने डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए और इसमें स्टेंट द्वारा पेशेंट का इलाज करवाना चाहिए। डेफिनेटली कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम इलेक्टिवली एंजियोग्राफी करते हैं। जो पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आते हैं सांस फूलने से लेके चेस्ट पेन को लेके, और ये जो प्रॉब्लम कई सालों से चलती आ रही है अगर, तो इसमें हम जो एंजियोग्राफी करते हैं और देखते हैं कि आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज है, तो पहले हमें देखना होता है कि क्या परसेंटेज है ब्लॉकेजेस की, कि अगर जो ब्लॉकेज साइंटिफिकली 70% से कम है तो हम छेड़ने की जरूरत नहीं होती, हर ब्लॉकेज को नहीं छेड़ना चाहिए।
कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं जो मोर देन 70% होते हैं, 90%, 95%, इसके अंदर हम स्टेंट डालते हैं। बात होती है कई बार बॉर्डर लाइन ब्लॉकेजेस की। इसमें बहुत एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है कि एक कार्डियोलॉजिस्ट बोलेगा कि ये 60% है, दूसरा बोलेगा शायद कि ये 80% है। तो ये जो परसेंटेज कैलकुलेशन होती है ये जनरली आई बॉलिंग के द्वारा होती है, यानी डॉक्टर अपनी आंखों से देखता है और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये डिसीजन ले पाता है कि ये ब्लॉकेज से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। बट एक ह्यूमन फैक्टर आ जाता है इसके अंदर। तो इसके अंदर कुछ आगे एडवांसेस आए हैं जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एडवांस है फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व का, जिसको FFR बोलते हैं। FFR में हम जो दिल की धमनी है जहां ब्लॉकेज है उसके आगे और पीछे का ब्लड प्रेशर नाप लेते हैं, और अगर ये ब्लड प्रेशर 80% से ज्यादा फॉल हो रहा है, ब्लॉकेज से पहले BP अगर 100 था और ब्लॉकेज के बाद 70 रह गया, तो 80% से ज्यादा अगर बेसिकली फॉल हो रहा है तो ये ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट है और इसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अगर ये फॉल 80% से ज्यादा नहीं है, 85% तक ही है, तब हम इसको मेडिकली मैनेज कर सकते हैं। इसको स्टेंट डालने की जरूरत नहीं है, छेड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक एडवांस है इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड का। इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड एक तरह का बहुत माइन्यूट या बारीक अल्ट्रासाउंड होता है जो दिल के अंदर जो तार डालते हैं उसके अंदर कैमरा होता है, और वो दिल की धमनी को एक सोनोग्राफी करके पता चल जाता है इसमें कि कितना कैल्शियम है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, आर्टरी के अंदर कितना एरिया है जिसके अंदर ब्लड का संचारण हो रहा है। और इसके द्वारा हम आईवस के कुछ गाइडलाइंस हैं जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्टेंट की आवश्यकता है या नहीं है। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स की शिकायत ये रहती है कि सब हमारी सांस फूल रही है। वो क्यों होता है ऐसा, किस तरह की शिकायत होती है? मान लीजिए किसी ने एंजियोग्राफी या बाईपास करा लिया और उसके बाद भी उसका सांस फूल रहा है, तो इसके दो कारण होंगे। पहला तो ये है कि हो सकता है कि हमने मान लीजिए एक आर्टरी में स्टेंट डाला और दूसरी आर्टरी के अंदर ये ब्लॉकेज, दूसरा कोई ब्लॉकेज, नया ब्लॉकेज डेवलप हो गया, या जो स्टेंट है उसके अंदर ही कुछ ब्लॉकेज, नया ब्लॉकेज आ गया, तो ये वजह हो सकती है उसकी सांस फूलने की। दूसरा एक कारण होता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर बेसिकली, हार्ट फेलियर से मेरा मतलब है कि दिल की जो पंपिंग कैपेसिटी होती है, तो हार्ट एक मसल की तरह काम करता है जिसके अंदर नॉर्मली 100 ml ब्लड आता है तो 60 ml उसको फेंक देता है, तो इसको हम बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। तो ये हार्ट का एक इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, जितना ब्लड वो फेंक पाता है बॉडी में। तो ये नॉर्मली इट इज बिटवीन 55 to 65%। और कभी कभार अटैक के बाद, या फिर कोई डायबिटिक पेशेंट है, या फिर उसकी किसी की दिल की मांसपेशी के अंदर अगर वीकनेस आ जाती है, तो ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, और इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने की बीमारी को हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो नारायणा में हमारे कुछ स्पेशल हार्ट फेलियर क्लिनिक्स रन कर रहा हूं मैं, जिसके अंदर ऐसे पेशेंट्स के लिए हम सेपरेट काउंसलिंग सेशन करते हैं, कैसे उनकी डाइट रखनी है, कैसे कितना एक्सरसाइज वो कर सकते हैं, उनकी मेडिसिन को हम कैसे ऑप्टिमाइज करें, ये देखते ही हैं। आपसे जानना चाहेंगे, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगातार ये देखा गया है कि नई तकनीक के साथ में, चाहे वो छोटे चीरे से सर्जरीज की गई हो, बहुत सारी नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, पेशेंट्स ठीक होके गए हैं और अब वो अपनी आम जिंदगी जी पा रहे हैं। तो किस तरह की ये टेक्निक्स हैं और कितना आगे तक हम गए हैं? हाँ, हम लोगों ने इस पर भी काफ़ी मेहनत करी है नारायणा में, और ये टेक्निक्स तो इस्टेब्लिश टेक्निक्स हो चुकी हैं, पर हम अब इसको काफ़ी वाइडर पॉपुलेशन में अप्लाई कर पा रहे हैं। जो कन्वेंशनल सर्जरी है जिसमें कि चीरा बीच में से लगता है, इसमें ब्रेस्ट बोन जो होती है, जो बीच में एक हड्डी होती है, उसको बीच में से काटते हैं, फिर देन वायर लगा के उसको जोड़ते हैं। एक्सपीरियंस थोड़ा अनप्लेजेंट रहता है कुछ पेशेंट्स के लिए। तो इसमें ये रिसेंट एडवांस हुआ कि भाई व्हाट आर द अल्टरनेट साइट्स जहाँ से आप हार्ट की तरफ पहुँच सकते हो। सो डिपेंडिंग अपॉन डिजीज की कहाँ पे है बीमारी, उस हिसाब से कुछ जगहों को हमने राइट साइड से अप्रोच किया, कुछ चीज़ों को हमने लेफ्ट से अप्रोच किया। एंड डेफिनेटली हमने जो यहाँ एक चीरा दिया, छोटे चीरे से जिसको बोलते हैं इंफ्रा मेमोरी, स्तन के नीचे एक छोटा सा चीरा हम देते हैं राइट साइड में, उससे हम ज़्यादातर वेल्व के ऑपरेशन कर देते हैं, बच्चों में छेद के ऑपरेशन कर देते हैं। लेफ्ट साइड में जो हम छोटा सा चीरा देते हैं उससे हम बाईपास कर देते हैं अगर एक या दो नस में रुकावट हो। ये एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है इसमें। पेशेंट को पेन कम होता है, मोबिलाइजेशन मतलब पैदल चलना जल्दी शुरू होता है, पेशेंट को प्रिकॉशंस नहीं रखने पड़ते कि कोई उठाए, कोई बिठाए, चेस्ट बाइंडर पहने, वो खांसी करे, वो हाथ पांव चलाए, ब्लड लॉस कम है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के जो प्रोग्राम्स हैं, इनकी बेनिफिट्स तो दुनिया ने पहले से ही माने। हमने अब इसको बहुत सारे बच्चों में और बड़ों में अप्लाई कर दिया है। अब हमारी ह्यूज सीरीज है। इनफैक्ट मैंने कल ही एक पेशेंट को ऑपरेट किया है। पेशेंट मांगते हैं, स्पेशली यंग मेल्स और फीमेल्स हैं जो कि
कल जिनकी शादी होनी है या इलेक्टिवली भी बहुत सारे लोग बात कहते हैं मैं छोटी चीज़ों से कर दूँ. सो इफ पॉसिबल, नॉट ऑल, वो मैं पेशेंट प्रोफाइल देख के आई डिसाइड. बट ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का प्रोग्राम वी हैव लॉन्च्ड एंड कैरिड इन अ गुड वे. एक बड़ा अचीवमेंट ये भी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बाई बर्थ जिनको हार्ट में इश्यूज होते हैं, कुछ का बाद में पता चलता है, तो उनको लेके किस तरह की पॉसिबिलिटीज रहती हैं और किस तरह के अचीवमेंट्स अभी तक नारायणा के रहे? बहुत अच्छे रहे. इनफैक्ट जैसे डॉक्टर निखिल ने बताया, 2 तरह की बीमारियां हैं. एक जिसमें प्लेन छेद होता है, जिसमें कि बच्चे को बार बार निमोनिया होता रहता है, ग्रोथ रुक जाती है, अर्ली सर्जरी की जरूरत होती है. हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे, इनफैक्ट कुछ बच्चे तो 2 दिन 3 दिन के थे जिनको की डिमांडिंग सर्जरीज थी, हम लोगों ने करी और सक्सेसफुली करी. और कुछ जो ब्लू बेबीज होते हैं वो थोड़ा और टाइम देते हैं. हालांकि दोनों ही सबसेट ऐसे हैं जिसमें कि किसी को जल्दी चाहिए, किसी को लेट चाहिए सर्जरी. बट एक डेडिकेटेड पीडियाट्रिक प्रोग्राम हम लोगों ने अब डेवलप कर लिया है अपना यहाँ पे नारायणा में. और इनफैक्ट हम माने गए राजस्थान में, लार्जेस्ट ह्यूज नंबर्स हमने किए. और चाहे एक पहली सर्जरी हो, चाहे रीडू सर्जरी हो, कैसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो, बच्चों की सर्जरी में हम लोगों ने जो महारत हासिल करी है उसका अभी इस स्टेट पर इतने नंबर्स तो अभी तक किसी के भी जनरेटेड नहीं. आखिर में आप दोनों से हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को कोई ऐसा मैसेज दें ताकि इस तरह के जो इश्यूज हार्ट से रिलेटेड सामने आते हैं तो खुद को स्वस्थ रख सकें, एक अच्छी लाइफस्टाइल रख सकें. आई थिंक अगर आप थोड़ा सा अपने गोल्स रियलिस्टिक रखें कि आपको क्या अचीव करना है और क्या किया जा सकता है, उसके बीच का बैलेंस अगर आप फाइन ट्यून कर लें तो बहुत अच्छा है. प्लस एक्सरसाइज के कुछ नॉर्म्स हैं, आप कितनी हार्ट रेट अचीव करना चाहिए आपको हफ्ते में 3 बार, वो भी डिफाइंड है कि आपकी पर्टिकुलर एज के हिसाब से एक पर्टिकुलर हार्ट रेट तक की एक्सरसाइज आपको आधे घंटे करनी है हफ्ते में 3 बार, और बाकी दिन भी कुछ एक्सरसाइज करनी है. डाइट कंट्रोल करें, बाकी मन को मारे नहीं. आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी है टेंशन फ्री रहना, अच्छी लाइफ स्टाइल फॉलो करो, टेंशन मत लो. मेरी तरफ से तो यही है. आई थिंक तो मैं 5 मूल मंत्र बताऊंगा जो हर कोई अगर करेगा तो अपने हार्ट को हेल्दी रख सकेगा. पहला है कि टोबैको से दूर रहें, कभी किसी भी तरह का धूम्रपान, तंबाकू का पदार्थ, हुक्का, ये सब का सेवन नहीं करना है. सेकंड चीज है डाइट के अंदर तली हुई चीज नहीं लेनी है, कोई भी डिब्बा बंद आहार नहीं लेना है, गर्म खाना खाना है और फ्रूट का सेवन खूब ज्यादा करना है. तीसरी चीज है एक्सरसाइज नियमित रूप से आधे से पौना घंटा डेली हर किसी को एक्सरसाइज करनी है, जिसमें 5 दिन कम से कम हफ्ते के अंदर वो एक्सरसाइज करे. चौथी चीज है नो योर नंबर्स, यानी अपना ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर कितना है, लिपिड कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है. एक नियमित रूप से जांच 35 साल की उम्र के बाद हर किसी को हर 2 साल के अंदर करानी चाहिए. और पांचवी चीज है कि फॉलो योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर की एडवाइस को मानो. अगर आपका डॉक्टर आपको बोल रहा है कि ये लंबी बीमारी है और लंबा उपचार चाहिए इसके अंदर, तो ऐसा नहीं है, आप उसकी दवाइयां अपने हिसाब से बंद करें. बहुत जरूरी आप अपने डॉक्टर की सलाह मानें. सर, इस खास चर्चा में आप दोनों हमारे साथ शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. आज की इस शो में इतना ही. अगले हफ्ते एक बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ में. तब तक के लिए नमस्कार.